उतना प्रिपरेशन नहीं किया था सीयूटी पीजी के लिए, बट एट द एंड लास्ट के 4-5 डेज में जितना हो सका, एग्रीकल्चर की बेसिक बुक है, रामबाण बोलते हैं जिसको, तो हमने फिर उसी को पढ़ना चालू किया और 4-5 दिन में हमसे जितना हुआ उसको पढ़ के हम देने गए। तो जो भी मिनिमम बुक्स है उसमें मैं 2-3 बुक्स का नाम लूँगा। सबसे बेसिक बुक जो है वो है हमारी नेम। तो उस टाइम हम बस, और कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम, एग्रीडिक के क्लासेस बहुत ज़्यादा भी लग रही थी, तो एक तो प्लांट साइंस का प्रिपरेशन छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत पहले से कर रखा था। वही मेन क्वेश्चन है ऑडियंस का। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया है, जितने लोगों ने मुझे कॉल करके पूछ रहे थे सर मुझे क्या करना चाहिए, कि सर मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। साथ वाले जो बैचमेट्स है, सर हमने तो साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था आईसीआर पीजी के लिए, लेकिन अभी पता लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इधर उधर जा रहे हैं। कोई मतलब एमएससी एंट्रेंस के लिए फोकस कर रहा है, कोई मतलब सीयूटी पीजी के लिए कर रहा है। और मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या सीयूटी पीजी को पहले बैकअप को क्रैक करके उसके बाद टाइम दूं। अगर ऐसा करूंगा तो पीजी के लिए तो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो मुझे क्या करना। वही तो मेन क्वेश्चन था इसका। मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया था और आपका भी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट को लॉन्च कर रखा है, उसका काफी सारे लोगों ने उसको मॉक टेस्ट को लिया है और उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट भी देख पा रहा हूँ कि हर एक का रिपोर्ट देख रहा था, उनको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मॉक टेस्ट। हमें भी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन देखे, उनका डिस्कशन और उनका इंटरेस्ट देखे, इसमें ना और भी ज्यादा मेहनत करके और भी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट को ले आएंगे, ताकि आपका सीयूटी प्रिपरेशन भी अच्छे से चले और इसके साथ साथ आईसीआर पीजी का जो एग्जाम है उसका भी प्रिपरेशन आपका बढ़िया रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीडिक्ट। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे कॉल भी आया था रिसेंटली। वो लोग बोल रहे थे सर कि अभी सीयूटी पीजी तो अनाउंस हो गया है, डेट भी निकला है, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है, लेकिन सीयूटी पीजी एग्जाम क्रैक करने के लिए एग्रीकल्चर में हमें पूरा एग्रीकल्चर पढ़ना होता है। लेकिन मेरा मेन फोकस है आईसीआर पीजी एग्जाम को क्रैक करना। लेकिन इसमें तो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या करना है, क्या सीयूटी पीजी का प्रिपेयर करें या आईसीआर पीजी का करें, वरना स्टेट एंट्रेंस जो एग्जाम है उसका प्रिपेयर करें। अगर मुझे तीनों चीज़ों को एक साथ प्रिपेयर करना है तो कैसा प्रिपेयर करना है, यही था। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही पूछ रहे थे मुझे। लास्ट मतलब 1-2 वीक से यही चल रहा था कि सीयूटी पीजी के बाद हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स का यही क्वेरीज था कि सर हमें इस चीज़ को कैसा मतलब टैकल करें। तो इसलिए इस वीडियो में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वी हैव 2 स्टूडेंट्स हु आर I can proudly say like they are my students from the previous batch, जो इस वीडियो में वो बताएंगे कि उन्होंने कैसा इसको टैकल किया था, उन्होंने क्या क्या एग्जाम्स क्रैक किए हैं और उन्होंने कैसा किया है। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, sir, for your kind introduction. First of all, myself, Tushar Shiva Kumar Jha, from Kota, Rajasthan. I did my UG from VNMKV, Maharashtra, Parvani, and my ICR PG rank is overall 2nd rank and category 1st rank, and Rajasthan pre-PG rank is 10 and CUET marks is 226. Thank you. ओके, तो इंट्रोडक्शन सुनते ही आप लोगों को पता लगा होगा कि तुषार यहाँ पे क्यों बैठा है और इसके साथ हम क्या बात करने वाले हैं। इसने राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम क्लियर किया है विद 10th रैंक एंड इसने सीयूटी एग्जाम पीजी फॉर एग्रीकल्चर भी क्रैक किया है विद 226 मार्क्स। एंड इससे बढ़िया है कि इसने ऑल इंडिया 2nd रैंक लिया है आईसीआर पीजी एग्जाम में इन द सब्जेक्ट ऑफ प्लांट साइंसेस एंड ही हैज फाइनली अलॉटेड टू आईआरए न्यू दिल्ली इन द सब्जेक्ट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ओके, वेरी नाइस। My name is Vivek Kumar. I am from Muzaffarpur, Bihar. I did my UG from Bihar Agriculture University, Sabor, and currently I am an MSc scholar at Genetics Division in IRI, New Delhi. And my overall rank in GRF was 8th, and I have also given the CUT examination, and I have scored around 247 marks, and my position was 8th in the BHU merit list. ओके, तो जैसे इस यहाँ से पहले आने से पहले तुमने बीएचयू में एडमिशन भी लिया था। यस सर, जेनेटिक्स डिवीजन में तुम्हारा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन तुषार तुमने तो एडमिशन नहीं लिया। क्या रीजन था तुमने एडमिशन नहीं लिया था सीयूटी? तुम्हें तो मिलता था शायद बीएचयू में। बट सर मुझे राजस्थान के कॉलेज ज़्यादा अच्छे लगे थे कंपेरेटिव टू बीएचयू। ओके, इसलिए तुमने नहीं लिया था। ओके, तो तुमने राजस्थान में एडमिशन ले लिया था इससे पहले? जी सर, बिल्कुल। तो कहाँ से मतलब लिया? एमपीयूटी उदयपुर। अच्छा, उदयपुर से लिए थे, ठीक है, चलो। लेकिन बैकअप था कि तुम्हें आईसीआर में जाना है और आईआरए में आना है, तुम्हें तो पता ही था। बैकअप नहीं सर, बिल्कुल वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। अच्छा, कि तुम्हें आईसीआर के कॉलेज में जाना है। ठीक है, चलो, बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो विवेक, तुम बताओ कि तुमने सीयूटी एग्जाम को क्रैक किया था और इसमें ऑल इंडिया तुम्हारा 8 पोजीशन था, और इसके बाद आईसीआर काउंसलिंग जहाँ तक मुझे पता है उससे पहले तुमने ऑलरेडी जाके एडमिशन ले लिया था बीएचयू में। यस सर। और उसके बाद तुम यहाँ पे आए। तो क्या रीजन था कि तुम बीएचयू छोड़ के आईआरए आ गए थे? पहले से माइंड सेट था, क्या था?
सर मेरा पहले से रीजन क्लियर था कि मुझे एडमिशन तो आईसीआर जेआरएफ के थ्रू ही लेनी थी। और क्योंकि आईसीआर के एग्जाम होने से पहले बीएचयू का एडमिशन हो चुका था तो मुझे जेनेटिक डिवीजन ऑलरेडी मिल रहा था। और अगर नॉर्थ की में बात करें तो आईआरआई के बाद अगर किसी का जो बढ़िया इंस्टीट्यूट है तो बीएचयू ही है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया था, लेकिन मुझे पता था कि आईसीआर में अच्छा करूंगा और जेआरएफ का अलग ही वैल्यू है तो मैं उसके थ्रू एडमिशन लूंगा। एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम फाइनली एंडेड इन द आईआरआई। यस सर। ठीक है, ओके। तुषार, मैं नेक्स्ट चीज़ है वही पूछना चाहूँगा कि देखो तुमने तो प्री पीजी क्रैक किया है राजस्थान का, उसके बाद सीयूटी भी क्रैक किया है और मेनली तुमने ऑल इंडिया सेकंड रैंक लिया है आईसीआर पीजी एग्जाम में प्लांट साइंस में। जी सर। प्लांट साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत टाइम देना पड़ता है एक्चुअल में। तो तुम्हारा क्या गोल था? जैसे तुम बीएससी एग्रीकल्चर में थे, तुमने क्या डिसाइड किया था और क्या मोटिव था कि तुमने तीनों एग्जाम निकाले थे और क्या स्ट्रेटजी था तुम्हारा? जी सर, तो सबसे पहले अप टू 6 सेमेस्टर तक तो जो नॉर्मल यूजी प्रिपरेशन थी वही चलती थी। सेमेस्टर देते थे, एग्ज़ाम रहते थे। बाकी 7 सेम में आके फिर डिसाइड किया कि नहीं, अभी कोई तो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं मास्टर्स के लिए। तो प्लांट साइंस थोड़ा बेहतर सब्जेक्ट लगा कंपेरेटिव, क्योंकि उसमें समझने का थोड़ा अच्छा पोर्शन होता है। और जैसे कि हम नीट के फील्ड से, बायोलॉजी के फील्ड से, तो हमें प्लांट साइंस एक बेहतर ऑप्शन लगता है हमेशा से। तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राजस्थान प्री पीजी या सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देंगे। तो हमारी प्रायोरिटी तो यही थी कि हम एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे आईसीआर पीजी का। बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम फिर हमें लगा कि नहीं, राजस्थान प्री पीजी का भी ऑप्शन हम बैकअप में रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ की श्योरिटी तो होती नहीं है इतना। तो हमने सोचा कि फिर धीरे धीरे जब पता चला कि हाँ सीयूटी पीजी का भी एग्ज़ाम होता है, उससे पहले इतना मालूम नहीं था। तो सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम हुआ तो फॉर्म तो भर दिया था, हालांकि भरने का कभी से विचार नहीं था। बट जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, भर दो, अच्छा एग्ज़ाम होता है, देना चाहिए। तो उनके कहने पर भरा था। एंड देन फिर उतना प्रिपरेशन नहीं किया था सीयूटी पीजी के लिए। बट एट द एंड लास्ट के 4-5 डेज़ में जितना हो सका, नेमराज सुंडा जो कि जनरल एग्रीकल्चर की बेसिक बुक है, रामबाण बोलते हैं जिसको, तो हमने फिर उसी को पढ़ना चालू किया। और 4-5 दिन में हमसे जितना हुआ उसको पढ़ के हम देने गए। और बाय चांस या जो भी बोल लो, उसके हिसाब से अच्छे नंबर आ गए थे, अच्छा डिवीज़न मिल गया था। बट फिर जब पता पड़ा कि नहीं, राजस्थान प्री पीजी का लेवल थोड़ा उससे हाई है, अच्छे खासे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उसके लिए हमने दूसरी बुक्स जो कि है एसआर कांतवा ऑब्जेक्टिव बुक्स, और जो हमारे यूजी के टाइम पे चलती थी नारायण नागरे बुक्स, एंड देन अलग अलग बुक्स थी, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर राजस्थान पीजी में अच्छी रैंक सिक्योर। तो ये था तुम्हारा मोटिव। लेकिन अल्टीमेटली जहाँ तक मुझे पता चल लग रहा है कि तुम्हारा मेन कंसंट्रेशन तो आईसीआर पीजी एग्जाम के लिए था और सब्जेक्ट तो तुमने चूज कर लिया था कि तुम्हें प्लांट साइंस करना है। लेकिन उसके बाद टाइम बीइंग जब तुम्हें पता चला कि सीयूटी पीजी एग्जाम भी एक बैकअप है और राजस्थान प्री पीजी भी एक बैकअप है, उसको एज अ बैकअप तुमने चुना। और उसके बाद उसके लिए प्रिपरेशन, जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि तुमने बहुत मिनिमल टाइम का प्रिपरेशन उसमें दिया है और उसको एग्जाम दे के आगे। वही है। और एक तुम्हारा कैसा है कि तुम्हारे यूनिवर्सिटी में और तुम्हारे कॉलेज में क्या सीन है कि वहाँ के लोग मतलब कैसे, कौन कौन से एग्जाम्स को लिखते थे और तुमने कैसे डिसाइड किया कि तुम्हें पीजी करना है? उसके साथ क्या रीज़न था कि तुम्हें सीयूटी पीजी का भी भरा था और कैसे उसको क्रैक किए? सर मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग जो थे वो जनरल एग्रीकल्चर के थ्रू जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीयू सबर भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, क्योंकि बिहार में एक्चुअली एक ही स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो ज़्यादातर लोग उसी की प्रिपरेशन करते हैं ताकि इजीली एडमिशन हो जाए। और कुछ लोग सीयूटी की भी प्रिपरेशन अलग से करते हैं। बट बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो स्पेशली जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अराउंड 20 to 25% लोग ही। तो लेकिन मेरा ये था कि मुझे बीयू सबौर से आगे निकलना था, क्योंकि टीचर्स ने हमारे बोला था कि यहाँ तो जितना सीखना था सीख लिए और आगे अब तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि बीएचयू बहुत अच्छा है और सीयूटी के थ्रू पहले विश्व भारती में भी होता था, लेकिन हमारे टाइम पे विश्व भारती को हटा दिया गया। तो उस टाइम जब हमने तो फॉर्म भर दिया था, लेकिन फिर हम लोग जब ये सीयूटी पीजी का फॉर्म भर रहे थे तभी तुमने डिसाइड कर लिया था कि इसमें आईसीआर पीजी का एग्जाम भी क्रैक करना है ना, तभी तो तुम प्रिपरेशन? सर मेरा प्रिपरेशन आईसीआर पीजी के लिए तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन हम लोग का रावे शुरू हो गया था, हम लोग लास्ट ईयर में थे। तो उस टाइम हम बस, और कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम, एग्रीएडिक के क्लासेस बहुत ज़्यादा भी लग रही थी। तो एक तो प्लांट साइंस का प्रिपरेशन छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत पहले से कर रखा था। तो ज़्यादातर लोगों को यही कन्फ्यूजन आता है कि हम अगर अभी सीयूटी में लग जाएंगे तो फिर हमारा जो प्लांट साइंस का या फिर जिस सब्जेक्ट से भी जेआरएफ दे रहे हैं उसका
प्रिपरेशन जो है हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। वही मेन क्वेश्चन है ऑडियंस का। मैंने जितने भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, जितने लोगों ने मुझे कॉल करके पूछ रहे थे सर मुझे क्या करना चाहिए, कि सर मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। साथ वाले जो बैचमेट्स है सर, हमने तो साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ICRPG के लिए, लेकिन अभी पता लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इधर उधर जा रहे हैं। कोई मतलब MSc एंट्रेंस के लिए फोकस कर रहा है, कोई मतलब CET PG के लिए कर रहा है। अगर और मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या CET PG को पहले बैकअप को क्रैक करके उसके बाद टाइम दो। अगर ऐसा करूंगा तो PG के लिए तो प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो मुझे क्या करना है? वही तो मेन क्वेश्चन था। इसका मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया था और आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे माहौल कैसा था इसमें। सर इसमें अदर स्टेट यूनिवर्सिटी का तो ICR के बाद ही एग्जाम होता है, पर एक CUT ऐसा है जिसका एग्जाम मार्च में हो जाता है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से राइज होता है। और उस हम लोग के टाइम पर भी हम लोग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि अगर हम JRF के प्रिपरेशन को अभी छोड़ देते हैं तो वो दिक्कत होगा। तो उन लोगों को दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको CUT अगर उनका पहले क्लियर हो जाता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला था उससे कि मेरे आगे एग्जाम क्लियर हो गया, अब तो मुझे अपने फुल एनर्जी के साथ JRF को देना है, रिलैक्स नहीं होना है। तो उस टाइम मैंने एक चीज़ करी थी कि मुझे पता था कि CUT के सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री नहीं आती है और बाकी चीज़ें आती हैं, बाकी सारे। तो प्लांट साइंस वालों के साथ एक एडिशनल एडवांटेज है कि जैसे कि क्रॉप फिजियोलॉजी, इसके बाद प्लांट जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, जो बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है वो उनका ऑलरेडी क्लियर होता है। और इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ पोर्शन वो लोग पढ़ते हैं, हम प्लांट साइंस वाले पढ़ते हैं, तो वो सब जो सब्जेक्ट है वो बहुत पहले से क्लियर रहता है, जो बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और बाकी जैसे सब्जेक्ट हो गए जनरल एग्रीकल्चर के, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, या फिर जो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी अगर आप कर लेंगे तो आपको JRF में भी हेल्प मिलेगी। तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से पहले अपना जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन कंप्लीट कर चुके होते हो और बहुत अच्छे से कर चुके होते हो। तो वो तुम्हें बेनिफिट करेगा, वो बेनिफिट करेगा। ओके, तो मैं पूछूंगा कि तुषार से भी, तुम्हें भी पूछूंगा कि तुम्हारा कॉलेज में जो जितने भी लोग थे प्रिपेयर करते होंगे, तो क्या रेशियो था कि कितने लोग CUT PG के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कितने लोग MSc एंट्रेंस में फोकस थे, और इसमें एक्चुअल में कितने लोग मतलब ICRPG के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे? क्या माहौल था तुम्हारा वहाँ पे? तो सर जैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वहाँ पे 6 स्टूडेंट थे ICR से, बाकी लोकल स्टूडेंट्स थे वहाँ के। तो हम 6 के 6 स्टूडेंट्स MSc PG के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और हम 6 के 6 ही CUT PG का भी एग्ज़ाम दिया था हमने, और हम 6 के 6 ही बाई चांस राजस्थान से थे। तो हमने लगभग मैक्सिमम लोगों ने राजस्थान प्री PG का भी एग्ज़ाम दिया था। तो जैसा कि हमने तो खासकर मैंने तो कम मिनिमम डेज में प्रिपरेशन की थी, बट एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ इस चीज़ की कि कैसे CUT PG को हम कम समय में देके हमारे मेन मोटिव जो कि हमारा प्लांट साइंस PG का या जो भी एग्जाम है रेस्पेक्टिव आप जिससे भी देना चाहते हो उससे डेविएट होके प्रिपरेशन कर सके। तो उसकी एक सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप मान लीजिए आपका ग्रुप है 3-4 लोगों का, तो आप क्या कीजिए उसमें रोज नेमरा सुंडा या जो भी बुक है उसके 10 पेजेस सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेके 10 पेजेस हमको पढ़ने हैं और सबको पढ़ने हैं। जैसे 4 लोग हैं तो चारों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप 1 घंटे में उसको 10 पेजेस को सुबह ख़त्म कर लीजिए सुबह के वक्त। और क्या कीजिए फिर आप अपना रेस्ट ऑफ द डे अपना जो भी मेन प्रिपरेशन करना है आपको रेस्पेक्टिव PG के लिए तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। और शाम में जैसे ही 5 से 6 या जो भी रेस्पेक्टिव टाइम है जब आप फ्री हैं 4 लोग या 5 लोग, तो बैठ के उसका डिस्कशन कीजिए आपस में एक दूसरे से। ठीक है, इंटरचेंज कीजिए जो भी आपकी नॉलेज है। तो उससे क्या रहेगा, आपका जो पढ़ा हुआ है वो आप उसको अच्छे से है ना मेमोराइज कर पाएंगे फर्दर। तो अब जैसे कि नेमरा सुंडा बुक है उसमें 300 पेजेस है, तो आप इस अप्रोच के थ्रू उस 300 पेजेस को मिनिमम 1 मंथ में अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इससे क्या रहेगा, आपकी भी प्रिपरेशन ठीक होगी और आपके आसपास वालों की भी ठीक होगी। तो आपको रिमेंबर रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने उससे पूछी थी या ये चीज़ उसने मुझसे पूछी थी। तो आपको बुलेट पॉइंट से वो अच्छे याद रहेंगे। तो ये एक अप्रोच है। और इसके सिवा अगर आपको लगता है कि नहीं ग्रुप डिस्कशन बेस्ट नहीं है, तो आप ये 10 पेजेस का अप्रोच डेली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका 1 मंथ में इजीली आपको मिनिमम जो नेमरा सुंडा है जो जनरल बुक है वो तो कवर हो जाएगी। और नेमरा सुंडा अगर आपकी कवर है तो ये तो आपकी श्योरिटी है कि आपको CUT PG में BHU जो कि एक बेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, वो 100% मिल जाएगी। और जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो तो मिल जाएगा। सबसे मेजर सब्जेक्ट जेनेटिक्स ही है, अगर वो मिल सकता है तो आपको मिनिमम कोई भी सब्जेक्ट मिल ही सकता है। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ अगर आपका नेमरा सुंडा कवर है तो। ओके, तो मैं इस चीज़ को भी पूछना चाहूँगा कि इसका बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि CUT PG है तो बुक्स अगर मैं बात करूँ, मिनिमल बताओ कि कम टाइम में जो बुक्स पढ़ने चाहिए। ऐसा मतलब बहुत सारे बुक्स का लिस्ट तो सबको पता है, लेकिन तुम बताओ कि प्रिसाइजली
कौन सा बुक्स को पढ़ना चाहिए? तो जो भी मिनिमम बुक्स है उसमें मैं 2-3 बुक्स का नाम लूँगा। सबसे बेसिक बुक जो है वो है हमारी नेमरा सुंडा। इसको पढ़नी है, ये मस्ट बुक है, ये आपको पढ़नी है। इसके सिवा आप मुनिराज सिंह राठौड़ ये दूसरी पढ़ सकते हो और इसका लेटेस्ट एडिशन पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें जनरल करंट अफेयर्स अच्छे दे रखे हैं लेटेस्ट ईयर के, जो कि आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे टाइम में एक पूछा गया था बायो कंपोस्टर करके, जो कि कुछ IRI ने रिलीज़ किया था। ऐसा क्वेश्चन मुझे करेक्ट याद नहीं है, तो ऐसे करके आप जो करंट अफेयर्स है उसको कवर कर लोगे। और ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हो SR कांतवा से। इसके सिवा आप और कुछ कर सकते हो तो एक बुक्स आती है नारायण नागरे, वो पढ़ लीजिए। तो ये 3 बुक्स आई थिंक सफिशिएंट होगी, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा और आप मैक्सिमम स्कोर कर जाएंगे। ओके, CUET PG क्रैक करने के लिए इतने बुक्स काफ़ी है। अगर आप लोग ये बुक अच्छे से रेफर कर रहे हो, BHU तो मिल जाएगा और आपके पसंद का सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। बिल्कुल सर। ओके, विवेक तुम क्या बोलना चाहोगे? कोई बुक्स और है तुम ऐड करना चाहोगे? वही सेम है? सर मैं कहना चाहूँगा कि नेमरा सुंडा हो गया या फिर अरुण कत्तान हो गया, दोनों को मिक्स करके अच्छे से अगर देखा जाए, जैसे कि एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस है, तो उससे ज़्यादातर पोर्शन जो है सो सॉइल साइंस तो हो जाएगा नेमरा सुंडा से, लेकिन एग्रोनॉमी में बहुत सारे पोर्शन जो है सो कंसेप्चुअल आते हैं। और सॉइल में भी अगर इस बार देखा जाए तो एक क्वेश्चन सॉइल फार्मिंग फैक्टर से आया था, जो कि नेमरा सुंडा में मिसिंग था, और अरुण कत्तान में सॉइल फार्मिंग फैक्टर चाहे फिजिकल हो, केमिकल हो और बायोलॉजिकल हो, बहुत अच्छे से दे रखा है। तो जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का पोर्शन है वो थोड़ा सा कोशिश करें कि अरुण कत्तान से कर लें। हॉर्टिकल्चर आप होल जो है सो आप नेमरा सुंडा से कर सकते हैं। बाकी जो प्लांट साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो जेनेटिक्स और पैथोलॉजी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्रॉप फिजियो भी उन लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर होता है, मुझे पता है। और बायोटेक्नोलॉजी का भी जितना पोर्शन आता है उतना उन लोगों का क्लियर आता है। लेकिन हाँ, अरुण कत्तान की बात करें तो अरुण कत्तान में जो है सो ईयर वाइज जो है एक्सटेंशन का दे रखा है कि कौन सा प्रोग्राम कब आया, तो वो चीज़ें एक बार देख लेनी है कि अलग अलग जो प्रोग्राम्स वगैरह आए हुए हैं वो कब कब आए हैं। दूसरा चीज़ जो हम इकोनॉमिक्स का देखते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको देखना है अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ईयर वाइज अरेंज करना, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आजकल इंजीनियरिंग से भी बहुत अच्छी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि बंडिंग हो गया, इसके बाद स्प्रेयर, डस्टर, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है सो चार्ट के फॉर्म में नेमरा सुंडा में दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी एनिमल हस्बेंड्री जो है CUET एग्रीकल्चर साइंस में आता नहीं है, तो उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। सर चलो अच्छा है। तो ये सारे हो गए तो बुक्स का लिस्ट, जैसे तुमने बताया कि हर एक सब्जेक्ट को ब्रेक करके तो अच्छे से तुम लोग दोनों ने बताया कि कौन सा बुक्स रेफर करना चाहिए और बुक्स के भी टॉपिक्स को कौन कौन से रेफर करना चाहिए और इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर प्लांट साइंस का तो ठीक है, प्लांट साइंस अगर कोई पढ़ रहा है तो जेनेटिक्स कर लेगा, प्लांट पैथोलॉजी कर लेगा, प्लांट फिजियोलॉजी कर लेगा और बायोटेक्नोलॉजी कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोग हैं, अगर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस का बात करेंगे तो उनका तो मेजॉरिटी वहाँ पे क्लियर रहता है। अगर सोशल साइंस से कर रहे हैं उनको मतलब उस सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। लेकिन जैसे तुम लोग बता रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट से PG कर रहा, कोई भी बंदा लेकर PG करना चाह रहे हैं और ICAR PG के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर उसको CUET PG भी क्रैक करना है तो नेमरा सुंडा पे जाना है, अरुण कत्तान पे जाना है। नेमरा सुंडा और अरुण कत्तान जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, वो किसी से सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हो या फिर किसी सब्जेक्ट से नहीं कर रहा हो, बस जनरल एग्रीकल्चर से प्रिपरेशन कर रहा हो, नेमरा सुंडा अरुण कत्तान अच्छे से पढ़ ले। और अरुण कत्तान में भी जो सेकंड पार्ट है उसका एनवायरमेंटल साइंस वाला पोर्शन है, लगभग 80 to 82 पेज का है, उसको छोड़ देना है। और हॉर्टिकल्चर भी लगभग आप जो है सो जनरल हॉर्टिकल्चर कवर करने के बाद बाकी हॉर्टिकल्चर का पोर्शन छोड़ सकते हो। यहाँ तक कि आप पैथोलॉजी और इंटोमोलॉजी भी वहां से छोड़ सकते हो, नेमरा सुंडा में अच्छे से दिया हुआ है। अरुण कत्तान से बस आप एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, थोड़ा बहुत हॉर्टिकल्चर का पोर्शन, क्रॉप फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग उससे कर लो। कंसेप्चुअली आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और उसके पीछे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप उन क्वेश्चन को कर लो। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप साथ साथ, जैसे कि आप सबसे बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था। जब आपने एग्रोनॉमी पढ़ लिया मान लो, उसके बाद आप जो है सो SR कांतवा को सॉल्व करने बैठ जाते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करने बैठ, आपने सॉल्व तो कर लिया, लेकिन जैसे आप सॉइल साइंस या हॉर्टिकल्चर पे जाओगे आप भूलने लग जाओगे। तो आप ऐसा करो, जब आप एग्रोनॉमी पढ़ लेते हो पूरा, सॉइल साइंस स्टार्ट कर दो और साथ साथ 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के करते रहो, ताकि आप एग्रोनॉमी ना भूलो और आपका वो रिवीजन होता रहे। ओके, तो ये सिंपल फंडा है कि अगर कोई बंदा प्रिपेयर करना चाह रहा है तो ये दोनों बुक्स को अच्छे से प्रिपेयर करने से इसका बैकअप भी रहेगा कि CUET PG को क्लियर कर सकता है और इसके साथ साथ ICAR PG में जो भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहा है उसको आराम से कर सकता है। उसके बाद जो आएगा MSc एंट्रेंस, अगर कोई बंदा CUET PG में अच्छा किया हो, ICAR PG में भी अच्छा किया हो, तो ऑब्वियसली एक MSc एंट्रेंस को स्टेट लेवल एंट्रेंस होता है जिसका लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम ही होगा इन दोनों एग्जाम के साथ साथ, तो अच्छे से कर पाएगा। और अगर MSc एंट्रेंस का बात करेंगे उसमें हर एक स्टेट में तो जनरल एग्रीकल्चर ही पूछा जाता है, राइट। तो उसके लिए भी सेम बुक्स है और इसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा स्टेट वाइज। तुम्हें क्या लगता है? सर मैं अपने स्टेट की बात करूं और यूपी कैडेट की बात करूं तो दोनों का पेपर मैंने देखा है।
चाहे BU सबौर का एग्जाम हो चाहे यूपी कैडेट का एग्जाम हो, नेम रासुंडा, होल नेम रासुंडा मोर देन एनफ है। उसके अलावा जो है सो आप SR कांतबा फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, या फिर जो आप नॉर्मल मैगजीन वगैरह आते रहता है, हर किसी ग्रुप में आते रहता है, उससे आपका जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है एग्रीकल्चर का, वो आपका कवर हो जाएगा। और बाकी जेट के बारे में तुषार आपको बता देंगे। तो बाकी एग्ज़ाम के बारे में तो विवेक ने बहुत अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो राजस्थान प्री पीजी, जिसे हम जेट प्री पीजी भी बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। सारे एग्ज़ाम एक तरफ और जेट प्री पीजी का एग्ज़ाम एक तरफ। अच्छा। ठीक है, हम सारे एग्ज़ाम को हल्के में ले सकते हैं, बट प्री पीजी के एग्ज़ाम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्री पीजी के क्वेश्चंस का लेवल बहुत ऊपर का रह जाए। तो हम जनरल नेमरा सुनना पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते सीरियसली। इसके लिए हमें अच्छे से कवर करने पड़ेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक्स, जो कि हमने हमारी यूजी में कंप्लीट की। यूजी में जो हमें मिलते थे हर एक टॉपिक्स को, उससे हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुंडा से हमें प्री पीजी क्लियर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जैसे कि TNAU की PDFs मिलती है हमें, उसे अच्छे से क्लियर होनी चाहिए हमारे। उसके बाद अरुण काथ्यान जो विवेक ने बताई थी, वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, MCQ होते हैं, वो अच्छे से पता होने चाहिए। तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने सोचा था कि हाँ, प्लांट साइंस से मैं प्रिपरेशन करता हूँ, तो मुझे जेनेटिक्स, पैथोलॉजी, सीड टेक, फिजियोलॉजी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है राजस्थान प्री पीजी के लिए, ये तो मैं कर ही लूँगा। बट मेरी बदनसीबी थी कि मेरे यही क्वेश्चंस गलत हुए वहाँ पे। अच्छा, इसलिए तुम्हें 10th रैंक आ गया था। हाँ, अच्छा। तो यही क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, खासकर जेनेटिक्स के 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, तो एक ही सही हुआ मेरा, 4 गलत हो गए थे राजस्थान प्री पीजी में। तो उसी हिसाब से, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हल्के में नहीं ले सकते राजस्थान प्री पीजी को, उसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत बेहतर रहता है। तो हमें राजस्थान प्री पीजी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, बहुत पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। CUET के लिए हम मिनिमम 1 मंथ की प्रिपरेशन सफिशिएंट है, बट राजस्थान प्री पीजी के लिए आपको कंसिस्टेंट ग्रेजुअल हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी राजस्थान प्री पीजी क्लियर होगा अच्छे रैंक के साथ। तो हमने तो डिस्कस कर लिया कि MSc एंट्रेंस, CUET PG और ICAR PG, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट का फिर भी वही रहेगा कि तीनों एग्जाम में कौन सा एग्जाम को फोकस करना होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि देखो, बेनिफिट्स जो है 3 एग्जाम का, स्टेट एंट्रेंस का राजस्थान का तो तुषार बता देगा और बिहार का विवेक बता देगा। तो मैं बताता हूँ कि CUET PG और ICAR PG का। ICAR PG का मेन वो है कि बेनिफिट, आप लोग डायरेक्टली ICAR के अंडर आ जाओगे। ICAR के अंडर जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप MSc और PhD करने का मौका मिलेगा। MSc एंट्रेंस क्रैक करोगे, ICAR PG क्रैक करोगे, ये तो एक बेनिफिट है। उसके साथ सेकंड बेनिफिट वही है कि आपको फाइनेंशियल बैकअप मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब ICAR PG का एग्जाम क्रैक करोगे तभी आप लोगों को 12,640 पर मंथ मिलेगा, जो कोई और एग्जाम नहीं देता है। कोई भी और एग्जाम क्रैक करने से इतना आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कोई एग्जाम नहीं देता है फॉर 2 years। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो है ICAR PG एग्जाम के लिए मोटिवेटेड है। एक तो क्वालिटी है कि हर एक यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का मौका मिल जाता है, कहीं पे भी जाओ तो ऑल इंडिया 64+ यूनिवर्सिटीज है। अगर आप ICAR PG एग्जाम क्रैक करते हो तो इनमें किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज करके आप वहां से एडमिशन ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपका मेरिट में अच्छा रैंक है तो आपको फेलोशिप भी मिल जाएगा। ये 2 एक्चुअली बेनिफिटिंग चीज है, जिसके लिए ज्यादा कंपटीशन है ICAR PG एग्जाम में। तो उसके बाद जो आता है CUET PG। अभी के लिए जो माहौल है तो CUET PG के लिए, वो तो BHU के लिए। हर कोई जो CUET PG एग्जाम लिखना चाह रहा है वो मतलब BHU जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे तो फीस तो वो भी कम है, इतना भी ज्यादा नहीं। अगर वहाँ पे तो कोई फेलोशिप तो ऐसा मिलता नहीं है डायरेक्टली, वहाँ का कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होगा, पता होगा वे को तो वो बताएगा। लेकिन जो एग्जाम है CUET PG की तरफ से, वहाँ से तो कुछ फाइनेंशियल बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसा है कि BHU एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे थोड़ा फीस का लेवल भी बहुत कम है और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलता है, तो उसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो एज अ बैकअप। उसके साथ तीसरा जो है MSc एंट्रेंस। MSc एंट्रेंस ऐसा है कि हर एक स्टेट में अलग अलग फेलोशिप मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट। अगर उसके बाद अगर MSc एंट्रेंस आप क्लियर कर रहे हो तो उसी स्टेट में आपको एडमिशन लेना होगा, वो चीज़ है। तो मैंने तो इन चीज़ों में जो मुझे पता था वो मैं बता दिया। तो वे तुम कुछ ऐड करना चाहोगे तो ऐड कर देना। बिहार में कैसा है MSc एंट्रेंस, और तुमने जैसा CUET PG भी वहाँ पे थोड़ा रहकर आए हो BHU में, बता देना क्या एक्चुअली मैं बताऊं तो CUET से ज्यादा सीटें तो जो बिहार का अपना एग्जाम होता है BAU सबौर का, उसमें 175 सीटें हैं लगभग। और BU सबौर का भी फीस काफ़ी कम है, लगभग 3000 के अराउंड सेमेस्टर का फीस आता है, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन वो सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए है। जो ICAR से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी हैं या फिर नहीं भी है तो भी उनके लिए, और लगभग उसमें 2000 पर मंथ की स्कॉलरशिप उनको मिलती है, लेकिन वहाँ का फीस कम है तो लगभग उनको कोई दिक्कत होती नहीं। CUET की बात करें तो लगभग 139 सीट है,
और उसमें क्या है कि वहाँ पर भी फीस ज़्यादा नहीं, लगभग 3300 का सेमेस्टर फीस है और लगभग 5000 का लगभग आपका हॉस्टल का फीस लगता है, तो फीस उतना ज़्यादा है नहीं। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो नॉर्थ में अगर IRI के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो BHU ही है, चाहे फीस की बात करें, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, या फिर पढ़ाई के माहौल की बात करें। तो और वहाँ पर आपको अच्छे से टाइम भी मिलता है अगर आपको किसी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, जैसे कि किसी को UPSC वो करना भी है, एक UPSC मेन ऑप्शन है। मेन जो भी ऑप्शन है। MSc एंट्रेंस क्रैक करेगा उसका दिमाग में ये भी रहेगा कि उसको कुछ टाइम चाहिए ताकि वो सोचे और कोई एग्जाम भी थोड़ा दे दे और उसके लिए प्रिपरेशन का टाइम मिले। तो ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि उसका BHU में एडमिशन लेने से CUT PG की तरफ से कुछ फेलोशिप भी मिलता है, कुछ है? नो सर, ऐसा कोई फेलोशिप नहीं मिलता आपको। अगर CUT से एडमिशन लीजिएगा तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और मैं सर ऐड करना चाहता हूँ CUT के थ्रू, और हॉस्टल मिलने की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा पोजीशन अच्छा था फिर भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो डिस्टेंस का ज़्यादा वेटेज होता है 80% का। तो मिल जाएगी आपको इवेंचुअली हॉस्टल, लेकिन लगभग 3-4 महीने आपको हो सकता है बाहर रहना पड़े। ओके, ये CUT PG और से BHU लेने का वो है हाँ, डिसएडवांटेज है एक। और गर्ल्स के लिए काफी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉयज को तो मिल भी जाती है, गर्ल्स को तो मुश्किल से 1-2 गर्ल्स हर डिपार्टमेंट में, 1-2 गर्ल्स से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अच्छा, वो थोड़ा स्केर्सिटी। हाँ, ये चीज कंसीडर करने वाली बातें हैं। हाँ, अगर कोई बंदा साउथ से आ रहा हो, क्या बहुत दूर से आ रहा हो और लग रहा है कि CUT PG क्रैक कर लूंगा, उसको BHU में एडमिशन मिल जाएगा तो वहाँ पे चला जाऊंगा, तो ये फैक्टर भी आप कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि नहीं, आप ready साउथ वालों को तो सर मिल जाए, क्योंकि वो लोग 80% डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, लेकिन तुम बिहार से थे तो मेरा 300 किलोमीटर दूर घर था, तो मार्क्स होने के बावजूद ही मतलब मेरा जो स्कोर बना था वो लगभग कम ही बना था। और जिनका डिस्टेंस, क्योंकि मार्क्स में मैं 5% ज्यादा हो सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंस में अगर मेरा 300 किलोमीटर, अगर किसी का 1500 किलोमीटर, तो मेरे से 500 टाइम्स ज्यादा है। सही है। तो ये सब चीजें फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा कि अगर आप CUT PG के थ्रू BHU एडमिशन ले रहे हो। जैसे विवेक ने बताया, उसमें फी में थोड़ा कम है, फी तो बिल्कुल कम ही है, मिनिमल ही है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, माहौल अच्छा है, अकोमोडेशन भी जैसा तो उसने बताया कि वहाँ पे एक कंसिडर करने वाला फैक्टर है। उसके अलावा BHU CUT PG एग्जाम के थ्रू जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर ICAR PG एग्जाम। जैसे कि उसके बारे में CUT PG के बारे में बता दिया, और तुम्हारा जो स्टेट एंट्रेंस था उसके बारे में तुमने बता दिया। तुषार, तुम बताओ कि प्री PG का क्या बेनिफिट्स है करने का? जैसे कि सर प्री PG का बेनिफिट्स बताता हूँ। जैसे कि राजस्थान में जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है वो अच्छी है। जैसे कि MPUT उदयपुर में अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, SKN जोबनेर में अच्छा है, SKRU बीकानेर में अच्छा है, और भी जो भी रारी दुर्गापुरा है यहाँ पे अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है। और कंपेरेटिव टू अगर आपको नॉन पेड सीट मिलती है तो फीस वहाँ की कम है, पेड सीट की थोड़ी फीस ज़्यादा है, वो तो हर जगह की होती है। बट आप जैसे कि कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने स्टेट में ही प्रेफरेंस ज़्यादा लगता है कि यहीं पर रहना बेस्ट है। जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप ICAR से लेते हो एडमिशन तो जो बेनिफिट्स है वो तो है ही सही, बट अगर आप फिर भी जैसे कि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, कोई अपने स्टेट को ज़्यादा प्रीफर करता है, जैसे कि गर्ल्स होती है वो मैक्सिमम अपने स्टेट को ज़्यादा प्रीफर करती है, तो उनके लिए राजस्थान प्री PG बेस्ट है। ठीक है, जैसे कि एक वो भी चलता है, एक जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम अपने स्टेट से PG की है, अपने स्टेट से PhD की है तो असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है कितना मिथ है वो तो एक डिफरेंट बात है, बट ये एक क्राइटेरिया होता है, तो मोस्टली लोग इस वजह से भी अपने स्टेट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो है CUT की, तो उसमें जैसे कि बताया कि फ़ीस सबसे कम है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है नॉर्थ साइड में आफ्टर IRI तो चलिए डिफरेंट है, वो तो ICAR एक्रीडेटेड है, बट अगर आप CUT से लेना चाहेंगे तो BHU सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट। और दूसरी चीज़ कि अगर आप मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4th ईयर में आ जाते हैं पर उनको ये श्योर नहीं होता कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो वो जल्दी में MSc का एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे देते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लीजिए उनको फर्दर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो इस मैटर के लिए BHU सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टाइम मिलता है, तो आप जाके अपनी MSc भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसलिए CUT से BHU लेना बेस्ट है। ओके, ये हो गया प्रोस एंड कॉन्स। जो भी प्रोस एंड कॉन्स है MSc एंट्रेंस, ICAR PG और CUT PG का, कैसा मतलब माहौल है, क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसा कैसा इस एग्जाम को क्रैक करना है, ये सब चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से डिसाइड कर लिया। एट द एंड वाइंड करने से पहले मैं वही बताऊंगा कि जो क्वेश्चन था कि इन तीनों एग्जाम्स को कैसा क्रैक करना है, कैसे इसको एक साथ प्रिपेयर करें, जैसे तुषार ने भी बताया और विवेक ने बताया। अगर आप लोग CUT PG का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि MSc एंट्रेंस तो ICAR PG के बाद आ जाता है, तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन CUT PG का फॉर्म आप लोगों ने भरा है। ऐसा मत करो कि आपने ICAR PG का पूरा प्रिपरेशन छोड़ दिया हो,
ऐसा विवेक ने बताया, ऐसा करना बहुत गलत होता है कि आप एक दिन में स्पेसिफिक टाइम जनरल एग्रीकल्चर के लिए दो। जैसे कि तुषार बताया था कि हर दिन 10 पेज 20 पेज पढ़ने से भी हो जाता है, ऐसा 2-3 घंटा 1-2 घंटा मतलब जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए दो। वो ICRPG के लिए भी ऐड हो जाएगा कि क्योंकि आपको क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर में भी आ जाएंगे वहां पे। तो ऐसा करके आप दोनों प्रिपरेशन ICRPG का और इसके साथ साथ आपका CUET-PG का प्रिपरेशन जारी रखो, ताकि CUET-PG का भी आप क्रैक कर सकोगे, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेके ICRPG का भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आपको इंटरेस्ट है और आपको करना है तो MSc एंट्रेंस के लिए भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वही सेम जनरल एग्रीकल्चर है जिसको आपको पढ़ना है, तो वो पढ़ के आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अलग अलग स्टेट का क्या है, अलग अलग एग्जाम्स का क्या बेनिफिट्स है और इसको आपको कैसे क्रैक करना है, कौन कौन को बुक्स को रेफर करना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हम आपके लिए है हमेशा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको अच्छे से गाइड कर देंगे आपको क्या करना चाहिए। और हमारे पास साथ तुषार भी होंगे, विवेक भी होंगे, तो वो भी आपको रिप्लाई दे देगा अगर कोई सब्जेक्ट स्टेट रिलेटेड टॉपिक्स पे बात हो रही हो। उसके अलावा अगर CUET-PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ऑलरेडी हमने मॉक टेस्ट को लॉन्च कर रखा है, उसका काफ़ी सारे लोगों ने उसको मॉक टेस्ट को लिया है और उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं रिपोर्ट भी देख पा रहा हूँ कि हर एक का रिपोर्ट देख रहा था, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मॉक टेस्ट। हमें भी स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन देके, उनका डिस्कशन और उनका इंटरेस्ट देके इसमें ना और भी ज़्यादा मेहनत करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को ले आएंगे, ताकि आपका CUET प्रिपरेशन भी अच्छे से चले और इसके साथ साथ ICRPG का जो एग्जाम है उसका भी प्रिपरेशन आपका बढ़िया रहे। अगर ICRPG का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के लिए कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट साइंस के लिए है, एग्रोनॉमी के लिए है, एंटोमोलॉजी के लिए, हॉर्टिकल्चर है एंड सोशल साइंस के लिए। हर एक सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास कुल मिला के सबके लिए कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, जिसमें लाइव क्लास रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल्स होंगे, रेगुलर ग्रुप डिस्कशन होता रहेगा और 1-to-1 मेंटरशिप है और प्रीवियस ईयर पेपर्स का हर एक पेपर का सॉल्यूशंस प्लस PDFs और डिस्कशन सब कुछ है। तो आप लोग अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हो, आपको क्रैक करना है इस एग्जाम को एंड प्रॉपर गाइडेंस का आप वेट कर रहे हो, तो इस कोर्स को आप ले सकते हो और अच्छे से आपका एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट आ गया है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। आप अपना जो स्केड्यूल है, अपना जो UG का कोर्सेज है उसको अच्छे से करिए और एक टाइम आता है जहाँ से आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो में इंटरेस्ट है, आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। Thank you so much for watching this video, and Vivek and Tushar, thank you so much for being here and providing the valuable guidance to the students.